इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। ये सवाल जो है ना बच्चों, ये हमारे सामने है कि 2014 में, 2016 ऑटम में, और यहाँ पे भी ऑटम में, और फिर स्प्रिंग 2018 में ये आ चुका है। सवाल क्या है? सवाल ये है, एक्सप्लेन द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। वो अथॉरिटीज जो टैक्स इम्प्लीमेंट करती हैं उनकी क्या जो है जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और फिर यही लिस्ट एनी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसी के लिए उन्होंने 7 मार्क्स दिए, और फिर लिस्ट 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर 7 मार्क्स दिए हैं कब? 2018 में। तो अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, और सीधे सीधे नंबर हैं, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और सिंपल सी बात से हमें नंबर मिल जाते हैं। तो क्या जिम्मेदारी है देखते हैं। इसमें से कई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही 5 असूलों से निकली हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात, आपको हमेशा अपनी जाती मफाद न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको प्रोफेशनली जब भी आप लॉ अप्लाई करेंगे, आप अपनी जात को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जाती पसंद नापसंद को शामिल नहीं करेंगे, सीधे सीधे असूल लगा देंगे। दूसरी बात ये, प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विसेज टू ऑल स्टेक होल्डर। आप तमाम स्टेक होल्डर को क्वालिटी सर्विसेज देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे। ठीक है जी, अच्छी सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और उसके बाद फॉलो द लॉ, आप लॉ को पूरी तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कोई एग्जम्पशन क्रेडिट शुड बी प्रोवाइडेड टू अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल। किसी को भी ऐसे बंदे को एग्जम्पशन नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे जो इसको डिजर्व नहीं करता, कानूनी तौर पे इसको डिजर्व नहीं करता। तो पहली बात, आप असूलों पे चलेंगे, पसंद नापसंद में नहीं जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। आप हमेशा बेस्ट सर्विसेज देंगे लोगों को, और कभी भी उन लोगों को क्रेडिट या सहूलत नहीं देंगे जो इसके लिए मेरिट पे पूरे नहीं उतरते। आप कोशिश करेंगे कि मेयर के टैक्स कलेक्ट हो जाए टाइमली बेसिस पे, और हमेशा इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट का। चूंकि आपने याद रखना है, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटर की बात करेंगे तो आपने जहन में रखना है कि एक टैक्स इंस्पेक्टर है और उसकी क्या जिम्मेदारियां, इसकी लंबी लंबी मूछें, फर्ज कर लीजिए ये कानून लागू कर रहा है, टैक्स इंप्लीमेंटर है, इंस्पेक्टर है, हम इसके हाथ भी बना देते हैं, तो ये इसकी क्या जिम्मेदारी है। तो जब आपके जहन में ये रहेगा ना कि ये एक टैक्स इंस्पेक्टर है या ये एक टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर है, तो फिर आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि इसकी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तो पहली जिम्मेदारी, ये ईमानदारी से काम करेगा, इम्पार्शियल होकर काम करेगा, न्यूट्रल होकर काम करेगा, कोई रिश्तेदारी नहीं देखेगा, जाति पसंद नापसंद नहीं देखेगा। इसके बाद हमेशा ये लोगों के साथ जब बात करेगा तो उन्हें बेस्ट सर्विसेज देगा, उन्हें हमेशा अच्छी बात करेगा, अच्छा मशवरा देगा, और कभी भी किसी बंदे को वो फायदा जो लॉ दे रहा हो या क्रेडिट मिल रहा हो, अगर वो मेरिट में पूरे नहीं आते तो नहीं देगा, जबरदस्ती नहीं दे देगा। और फिर हमेशा कोशिश करेगा कि वक्त पे टैक्स इकट्ठा हो और गवर्नमेंट को जो है टैक्स इकट्ठा करने में कम से कम कॉस्ट आए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेक पेमेंट ऑफ रिफंड ऑन टाइमली बेसिस, कि अगर किसी बंदे ने गलती से टैक्स ज्यादा जमा करा दिया है या प्रोसेस ऐसा था जिसमें टैक्स ज्यादा जमा हो गया है, तो उसका टैक्स जल्दी रिफंड करा दिया जाए, उसे रोका ना जाए, क्योंकि उसके पैसे हैं, जितनी लेट करेंगे उतनी उसके डिवैल्यू हो जाएंगे पैसे। अगर आज आपने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया और उसका रिफंड कराने में 2 साल जाया हो गए तो पैसे की वो कदर तो नहीं रहेगी ना। तो लिहाजा इसकी जिम्मेदारी है कि जो टैक्स ज्यादा जमा हो जाता है वो रिटर्न वक्त पे हो जाए, और फिर हमेशा ये जो है क्या करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, और क्या करेगा, इंटेग्रिटी टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। तो ये चूंकि एजेंट है, एक तरफ से गवर्नमेंट ने इसे भेजा है, तो ये गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, तो गवर्नमेंट का भी कॉन्फिडेंस विन करेगा, और जिस क्लाइंट से इसने टैक्स लेना है उसका भी कॉन्फिडेंस विन करेगा। और फिर उसके बाद क्या है, एजुकेट टैक्स पेयर, या टैक्स पेयर को नहीं, सॉरी, यहाँ से अवॉइड क्या है, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये सियासी एक्टिविटी में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, वरना लोग इसको बाइस्ड कहेंगे। ठीक है, कोई बंदा कहे जी मुझे ज्यादा टैक्स लिया गया क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो लेबर पार्टी के साथ था और ये बंदा जो है रूलिंग पार्टी के साथ था, तो ऐसा ना हो। ठीक है जी, और एजुकेट द टैक्स पेयर को एजुकेट करेगा ताकि राइट एंड ऑब्लिगेशंस जो है उसको समझ आ जाए और वो अपनी रजामंदी से टैक्स दे। और हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी
का ख्याल रखेगा और प्रोवाइड करेगा हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू द टैक्स पेयर अबाउट देयर knowledge, about their process, about their secrets, and then refrain from receiving gift from, और किसी से रिश्वत नहीं लेगा। तो आसान सी बातें यार, ये तो वैसे मुझे याद हो जाती। मुझे वैसे ही कोई कह देना कि आपने जिम्मेदारियां लिखनी है टैक्स इंप्लीमेंटर की, मैं खुद लिख दूंगा। कैसे? ही शुड बी ऑनेस्ट, he should be neutral, he should give good services, he should collect the tax timely manner, and he should reduce the cost of collection of tax, and he should not involve in political activities, he should not collect bribe, or he should not go for the illegal ways and वगैरह वगैरह, and he should give the confidence of the debt. तो क्या हाल है? तो यही बात है ना बच्चों। तो इतनी सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ख्याल है? तो मतलब कहने का ये है कि सारी की सारी बातें सादा सी सिंपल सी हैं। वो ईमानदार हो, वो गैर जानिबदार हो, ठीक है जी, वो हमेशा क्वालिटी सर्विसेज दे, वो कानून के मुताबिक चले, वो रिश्वत ना ले, वो सियासी बहसों में ना जाए और हमेशा ईमानदारी से काम करे। यानी आप ये समझ लीजिए कि अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी जो है वो बाकी बातें भी होनी चाहिए, जैसे कि कानून वगैरह। तो आपकी बात सही है, मुबीन बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल एक मेरे जैसी बातें हो रही हैं सारी। गुड। अच्छा बच्चों, तो आप बच्चे जो हैं वो बात को समझ गए सारे। तो अगर कोई सवाल है तो टेक्स्ट बॉक्स में भेज दीजिए। अच्छा समझ आ गया तो जी लिख के एंटर करें। आगे बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक है। जी बच्चों, तो भाई ये छोटा सा टॉपिक है और देखिए बहुत दफा पेपर में आया भी हुआ, तो लिहाजा इसको एक दफा पढ़ लेंगे, दो दफा तो ये वैसे ही याद हो जाना हमें। अच्छा बच्चों, अब क्या आ गया जी? विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर, अच्छा विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? विसल ब्लोअर का मतलब होता है, विसल ब्लोअर का मतलब होता है, पंजाबी में कहते हैं रोला पा देना और उर्दू में कहते हैं खपा देना, ठीक है, और अंग्रेजी में कहते हैं शोर मचा देना, मेकिंग नॉइस। अच्छा, अब मसला ये कि शोर कब मचाना है, कब रोला डाल देना है? तो देखिए, आप एक जगह एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, आपने एक इलीगल काम देखा जिससे टैक्स बचाया जा रहा है इलीगल वे में, यानी टैक्स एवेजन हो रही। आपने इस बात की अपनी खबर जो है अपने सीनियर को दी, यानी अपने सुपरवाइजर को इतला दी। सुपरवाइजर ने इसका नोटिस नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़ो यार, तुम अपनी तनख्वाह लो, तुम्हें क्या लगे, करने दो जो कर रहे हैं। आपका ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ, चूंकि आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, आप कानून का एहतराम करते हैं, आपको रात को नींद नहीं आई। आपने अगले दिन कोशिश की कि मैं अपने सुपरवाइजर को बाईपास करता हूँ, उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाता हूँ। आप उसके सीनियर ऑफिसर के पास गए, हालांकि कि आप जीएम तक चले गए, लेकिन सीनियर से सीनियर बंदे के पास गए, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। किसी ने आपकी बात पे कान नहीं धरे कि ये इलीगल काम हो रहा है और ये लोग बाज नहीं आ रहे। आपने क्या किया? आपने विसल बजा दी, आपने फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज को इतला दी कि ये बंदे के पुत्र नहीं बन रहे, तो आ जाओ जरा, आके जरा इनके खाते चेक करो। ये जो अमल है इसको हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विसल ब्लोइंग कहते हैं। अच्छा जी, बात समझ आई जी? विसल ब्लोइंग क्या होती है? क्या हाल है बच्चों? ये तो समझ आ गई ना विसल ब्लोइंग क्या होती है, कि जब कोई बंदा गैर कानूनी बात से आपको मना करे और आप बाज ना आए, ठीक है। क्यों जी? जवाब, इख्तिशाम, मुबीन किधर चले गए यार? ठीक होगी बात। तो ये बात समझ आ गई हमें कि जी मसला ये है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स पहुंच गया मेरे तक। तो अब यहां क्या लिखा, कहते हैं विसल ब्लोअर मीन अ पर्सन who report concealment or evasion of income tax which helped in deduction or collection of tax, fraud, corruption, misconduct, competent authority which has power to take action against the person or an income tax authority committing fraud, corruption, misconduct or involved in concealment or evasion of taxes। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि हम ये कह रहे थे कि जी ऐसी सूरत हाल जब ये लोग गैर कानूनी काम से बाज ना आए तो हम कंसर्न्ड बंदे को इत्तला दे देते हैं कि लो जी यहाँ पे तो ये चल रहा है,
और अब आप आके पकड़ लें हमारे बस की बात नहीं है। क्लियर बच्चों? इसको कहते हैं विसल ब्लोअर। आप बेशक जब पेपर में बैठे ये एग्जाम्पल भी कोड कर देंगे तो एग्जैक्टली करेक्ट एग्जाम्पल है। आप बेशक इसको इस तरह ना लिखिए, इस तरह भी लिख देंगे कि as an employee we find that something going is illegal activity, tax evasion is happening, we reported to our supervisor who not responded properly, then we gone to top management and they have also not taken any notice of it, and finally we have decided to report to the tax authorities and let them know in their knowledge that there is illegal activities going on and they people are not taking care of it। तो आप ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो लो बच्चों ये हो गई क्या जी विसल ब्लोइंग। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ स्लाइड इसकी थोड़ी सी 2 या 3 है, बस इससे ज्यादा नहीं है। आप ये करके हम क्या करते हैं, इसको वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा बच्चों सबसे पहली बात ये है कि टैक्स सर्विसेज एक बड़ा अहम इशू है, और वो इशू ये है कि एक इंसान जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो सर्विसेज दे रहा है किसी कंपनी को, सर्विसेज दे रहा है किसी कंपनी को। आमतौर पे 2 तरह की सर्विसेज दे सकता है। वैसे तो काफी सारी फिजिबिलिटीज वगैरह बना सकता है, लेकिन 2 जर्नल हैं। मिसाल के तौर पे ये या तो इनका एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है, ठीक है जी, या ये इनका इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक असाइनमेंट इसके पास हो सकती है। लिहाजा अगर ये इन दोनों में से कोई भी सर्विस रखते हुए, चाहे इनका इंटरनल ऑडिटर है चाहे इनका एक्सटर्नल ऑडिटर है, तो जाहिर है इनके सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व तो है। इसके साथ साथ अगर यही चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्हें टैक्स सर्विसेज देता है तो ये बहुत ज्यादा मशकूक बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा मशकूक बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसी सूरत में ऐन मुमकिन है कि ये इनके स्टेटमेंट्स और इनके बैंक स्टेटमेंट्स, सॉरी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकी तमाम चीजें इस तरह से बनवाए कि टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो जाए। तो ये बड़ी ही मुमकिना बात है। और फिर एक थ्रेट पैदा होती है जिसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट। यहां जो ये गलती करेगा उस गलती को कभी भी ये दूसरी साइड पे जाके मानेगा नहीं। अगर ये कोई थर्ड पर्सन होता तो फौरी तौर पे बताता कि फलां चीज में ये गलती हुई है, लेकिन अगर ये खुद ही ऑडिटर है, खुद ही ये टैक्स एडवाइजर है, तो अल्टीमेटली ये अपनी इधर की गलती इधर मेंशन नहीं करेगा, और हमेशा जब भी रिव्यू करेगा अपने ही बनाए हुए अकाउंट्स को, तो उसके अंदर जो भी लूप होल होंगे ये उन लूप होल को हमेशा छुपाएगा, बयान नहीं करेगा। क्योंकि इंसान के लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि वो अपनी गलती को मान ले, लिहाजा वो नहीं मानेगा। तो यहाँ एक थ्रेट पैदा होगी, उस थ्रेट का नाम है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब वो क्यों पैदा होगी, उसके अंदर चंद एक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ऐन मुमकिन है कि इस तरह की थ्रेट जो है वो पैदा हो जाए। सबसे पहली थ्रेट ये हो सकती है कि हो सकता है कि आप उसे, यानी ये तो मैंने पहले ही बता दिया, आप उसे जब ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं तो आप किसी और तरह की असाइनमेंट में इंगेज हैं और आपका फोकस एक तरफ हो और दूसरी तरफ ना हो, बिकॉज यू आर गिविंग सम अदर सर्विसेज। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि जो उसके स्टाफ है, आपके क्लाइंट का स्टाफ जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो अकॉर्डिंगली काम ही ना कर रहा हो, यानी उसको ये ट्रेनिंग ही ना मिली हो, और आप ये ट्रेनिंग आप उसे दे नहीं सकते क्योंकि एक तरह की ट्रेनिंग आप पहले दे रहे हैं, आप दूसरी तरह की भी देंगे तो दोनों मुख्तलिफ चीजें होंगी जो उसके लिए एक ही बंदे से समझना मुश्किल हो सकती हैं। एक ही बंदे से 2 अलग अलग बातें समझना मुश्किल हो सकती हैं। जैसे फर्ज करें आप मेरे से ऑडिट भी पढ़ रहे हो और आप मेरे से टैक्स भी पढ़ रहे हो, साथ आप मेरे से जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो, तो जाहिर बात है आपको कोई बात लगेगी शायद ये कॉस्ट अकाउंटिंग में सर ने कही थी, शायद ये बात सर ने टैक्स की क्लास में गई थी, शायद ये बात सर ने ऑडिट की क्लास में गई थी। तो इस तरह क्या होगा, चीजें इंटरमिंगल हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक बड़ा मसला पैदा होगा। लिहाजा हम ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ठीक है, वो आप कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं और आप टैक्स एक्सपर्टीज आपकी किसी और चीज की हैं और सर्विस को और दे रहे हैं, या 2 मुख्तलिफ सर्विस दे रहे हैं, और हो सकता है कि इससे पहले इस तरह का काम आपने किया ही ना हो, क्लाइंट के उकसाने पे आप मान गए हो, और यह भी मुमकिन है कि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो रजीम में
कि जो आपको बैक वक्त दो असाइनमेंट करना मुमकिन ना हो, एक तरफ ऑडिट स्टैंडर्ड, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और तीसरी तरफ टैक्स रेगुलेशंस। तो लिहाजा ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि एक क्लाइंट के साथ एक तरह की सर्विसेज रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी तरह की सर्विसेज अगर आपकी कंपनी दे भी रही है तो वो दूसरी टीम से दिलवाएं, एक ही टीम से दो सर्विसेज ना दिलवाएं। एक दूसरा ऑडिट पार्टनर है वो लगा दें उसके ऊपर, ठीक है जी। और ये करना चाहिए कि जो टैक्स फर्म है वो आमतौर पे यही करती हैं कि मुख्तलिफ पार्टनर के जिम्मे मुख्तलिफ काम लगाती हैं। जो लोग टैक्स डील कर रहे हैं वो ऑडिट डील नहीं करते, जो ऑडिट डील करते हैं वो टैक्स डील नहीं करते, वरना अदरवाइज ये प्रॉब्लम पैदा होंगी कि आप और तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, आप चीज़ों को मिक्स अप कर रहे हैं, ठीक है जी, और आप सही ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे स्टाफ को, और उसके बाद ये है कि अपनी गलतियां मान नहीं रहे और इससे पहले आपने ये काम किया नहीं हुआ, तो लिहाजा आपकी उसके अंदर वो एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होने का बहुत ज्यादा चांस है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि असिस्टिंग क्लाइंट विद देयर टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बाय ड्राफ्टिंग कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टैक्स, कि जब हम उसको ये सर्विसेज दे रहे हैं टैक्स की, तो हमें ईमानदारी से उसे ऐसी रिपोर्टिंग बनवानी चाहिए जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही हो टैक्स के मुतालिक, ठीक है जी। और एडवाइजिंग द टैक्स रिटर्न ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट, क्योंकि आप जो है आप उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लिहाजा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा दो महाज पे उसका दिफा करना। एक महाज पे तो आप दिफा कर सकते हैं, दूसरे महाज पे आप दिफा नहीं कर सकते, चूंकि आपको एक तो उसकी रिपोर्टिंग इस एंगल से बनवानी है कि वो टैक्स के हवाले से मुकम्मल मालूमात दे सके। तो ये दो अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग होगी, इंफॉर्मेशन या टैक्स रिपोर्टिंग अलहदा होगी, और जो आपकी FAR1 या FAR2 है वो अलग होगी, उसका निजाम अलहदा है। आगे चल के देखेंगे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब जाएंगे, ठीक है, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम इसको बड़े मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे, हम इसको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग FAR1 के हवाले से हुई है, FAR2 के हवाले से हुई है, हम उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज। उसमें हम रद्दो बदल करेंगे कि वहां के क्रूअल्स का रूल और है और हमारा रूल और है। तो लिहाजा एक ही वक्त में आप दो डिफरेंट ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो आपको टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन के अंदर उनको फिर रद्दो बदल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइट यू आर नॉट बी एबल टू डू दैट। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईमानदारी से पूरी मालूमात इकट्ठी करवाएं टैक्स के लिए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरा इल्म इस्तेमाल करें अपना, और पूरा इल्म इस्तेमाल करते हुए पूरी दयानतदारी के साथ ये काम करें, जो कि जरा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस हवाले से ये थ्रेट पैदा होती है कि हो सकता है कि हम जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के हवाले से, कैलकुलेशन के हवाले से क्या करें, कहता है ऑल ऑडिट क्लाइंट्स प्रिपरेशन कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज फॉर द ऑडिट क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज that will be subsequently audited by the firm create a self review thread, कि आप खुद ही उसकी गलतियां अकाउंटिंग की निकालेंगे और खुद ही उसकी गलतियां फिर टैक्स की भी निकालेंगे। तो यहाँ पे एक सेल्फ रिव्यू थ्रेड पैदा हो जाएगा कि जो गलती आपने रिपोर्टिंग में की थी वो गलती को आप यहाँ आके शायद जो है वो मेंशन ही ना करें कि मैंने मेंशन की तो मेरा वो वाला काम चैलेंज हो जाएगा, और अपने काम की गलती कौन मानता है। तो लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, यूज प्रोफेशनल हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर टू परफॉर्म सर्विसेज। ऐसे लोगों को लेके आए जो आपके लिए ऑडिट का काम ना करते हो, लिहाजा ऑडिट की टीम अलहदा रखें और टैक्स की टीम अलहदा रखें। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये दोनों एक नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, having an appropriate reviewer who has not involved in providing services view the audit, के ऐसे लोग लेकर आए जो आपको दूसरी सर्विसेज ना दे रहे हो रिव्यू करने की या कोई और काम करने की। तो ये दोनों अलग अलग क्लाइंटेल होने चाहिए। जी बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको? सम अप कर देता हूं एक दफा ताकि आपको बात समझ आ जाए कि जो बंदा ऑडिट सर्विसेज दे रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको
टैक्स सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। अगर वो टैक्स सर्विसेज भी देगा, ऑडिट सर्विसेज भी देगा, तो अपनी ऑडिट की गलतियां, रिपोर्टिंग की गलतियां टैक्स में नहीं बोलेगा और टैक्स की गलतियां उधर मेंशन नहीं करेगा। लिहाजा ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। मेरे ख्याल में 2-3 नंबर का आएगा, इसके अंदर इतना जान लेना काफी है कि आप सिंपली ये एक्सप्लेन करें कि these are two different professions, these are two different nature of jobs, taking audit assignment and working for as a tax consultant. So a person should either be a team should be either be a audit partner or performing audit assignment, should not perform the assignment of tax consultancy or dealing with the tax. Clear जी? जी अवैस, आपका क्या जवाब है? बात समझ आइए जी? जी अवैस। इख्तिशाम, बात समझ आइए जी? इख्तिशाम, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब यहां पे आके ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर जो है ये 5 पेज का था टोटल, ठीक है जी, 5 पेज